नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। साइंस की स्टडी करने के क्रम में अब हम आ पहुंचे हैं केमिस्ट्री की ओर और केमिस्ट्री में हम देखने वाले हैं पहले डिफिनीशन को, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे, मामूली देखेंगे, उसमें ज़्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री जो है वो एक साइंस है, मतलब साइंस की एक ब्रांच है। शुरुआत हमने फिजिक्स से की थी, वो ओरिजिन था, एनर्जी और मैटर को हमने पकड़ा था और उससे आगे बात करनी शुरू की थी। जितने भी नेचुरल लॉज थे, फंडामेंटल लॉज थे, उनके बारे में देखा, उनका एप्लीकेशन देखा। अब यहाँ पर हम मैटर की प्रॉपर्टी को देखेंगे। मैटर जो है वो क्या होता है ये तो हमने फिजिक्स में देख लिया था, यहाँ फिर से डिफिनीशन रिपीट होगी, लेकिन हमें बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी देखनी है। तो पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो ये सिर्फ मुट्ठी भर तत्वों का विज्ञान नहीं है, मतलब जो 100 एलिमेंट्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में या जो और जुड़ते जा रहे हैं, सिर्फ 100 नहीं, जितने भी जुड़ेंगे तो सिर्फ उतने तक केमिस्ट्री सीमित नहीं है। ये असल में क्या है, ये साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है और न सिर्फ मॉलिक्यूल की साइंस है, मॉलिक्यूल की स्टडी है, बल्कि उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उनसे नई नई चीज़ें बनती हैं, वो सब भी हम केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। तो यहाँ बताया गया कि इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट में बिल्ट फ्रॉम देम। इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब जो एलिमेंट चंद मुट्ठी भर हम देखते हैं, 100 या 100 से थोड़े से ज़्यादा, जो कि उनकी संख्या आप यहाँ परिवर्तनशील है क्योंकि नए नए एलिमेंट्स जो हैं उनको ईजाद किया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उनसे बनने वाले या उनसे ट्रांसफार्म होकर बनने वाले इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनके द्वारा बनने वाली नई नई चीज़ों को भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन फॉर्म ऑफ एल्केमी या आइएक्टोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 to 1600 सी। इसका जो डेवलपमेंट है, शुरुआती जो विकास होता है वो किस समय होता है वो बताया गया। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें जो आज के समय में भी प्रचलित है, तो उसको अगर हम देखें तो वो 18th सेंचुरी में यूरोप में शेप लेती है और यूरोप में इसे लाया गया था अरबों के द्वारा। तो ये सारी बातें हमने पीछे देखी। अब यहाँ से चर्चा होती है असली, जो कि है मैटर के बारे में। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम देखेंगे, इसकी स्टेट क्या होती है, कैसे इनका आपस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैटर की डिफिनीशन बिल्कुल सीधी है, इसमें सीधी बात है, एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अपना मास है, जो कि एक कांस्टेंट चीज़ है, फंडामेंटल वर्च्यू है, तो उसके अंदर अपना मास है और वो एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जगह घेर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो मैटर है। और ऐसी तमाम चीज़ें हमारे आसपास बिखरी हुई हैं, हम लोग खुद भी मैटर से ही बने हुए हैं। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल बुक है, पेन है, पेंसिल है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब क्या है, मैटर से ही तो बने हैं। हालांकि उनको चलाने वाली एनर्जी है, लेकिन उनका निर्माण किससे हुआ है, वो मैटर से हुआ है। तो ये सब जो है ये मास मतलब इनके अंदर अपना मास होता है, हम लोगों का भी अपना एक मास है और हम लोग स्पेस कवर करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आप जानते ही हैं, वही सॉलिड, लिक्विड, गैस है, जैसे कि यहाँ दोहराया जा रहा है। सॉलिड में क्या होता है, दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली मैनर। जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, उनका अरेंजमेंट बहुत क्लोज होता है और इस वजह से उन्हें भागने के लिए या फिर इधर उधर मूव करने के लिए कोई ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। तो ऑर्डरली मैनर में वो अरेंज्ड होते हैं और स्टेबल होते हैं। दे आर नॉट वेरी डायनेमिक। डायनेमिक इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें स्पेस नहीं मिलता है। लेकिन जो पार्टिकल लिक्विड के अंदर होते हैं वो क्लोज तो होते हैं, पर उन्हें अगल बगल मूव के लिए यानी मूवमेंट के लिए स्पेस मिलता है, वो डायनेमिक होते हैं, चलायमान होते हैं। इसीलिए जो द्रव है यानी लिक्विड होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। गैसेस जो होती हैं उनके अंदर जितने भी उसके पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, उन्हें घूमने के लिए पर्याप्त स्पेस मिलता है, तो उनके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, अस्थिरता होती है, वो ईजिली और क्विकली मूव कर सकते हैं। तो अभी सॉलिड को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ देखें, सॉलिड्स आर दोज सबस्टेंसेज हुज इंटरस्टिशियल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स रिमेन स्टेबल इन इक्विलिब्रियम। यहाँ जो मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी मजबूत होता है और ये स्टेबल रहते हैं अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, इनके बीच में जो इंटरनल फोर्स है वो काफ़ी कम हो जाता है तुलनात्मक रूप से सॉलिड के। तो इनमें जो घूमने की संभावना है, मतलब वेरिएबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। मतलब मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। हालांकि ज़्यादा स्पेस इसमें भी नहीं होता है, लेकिन जो बीच की बॉन्डिंग होती है वो उतनी मजबूत नहीं रह जाती है। और जो गैसेज हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम ही कम हो जाता है, मतलब सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में अगर देखा जाए
तो इसमें क्या होता है, ये साइज़ और वॉल्यूम को अपने ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब दो मॉलिक्यूलों के बीच में लगने वाला बल है, वो जब कमज़ोर पड़ेगा तो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाएगी। मतलब अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो सॉलिड स्टेट होगी, अगर थोड़ा कमज़ोर है तो लिक्विड होगा, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वो जो सबस्टेंस होगा वो क्या बनेगा, गैस बनेगा। अब यहाँ पर कहा गया कि द थ्री स्टेट ऑफ मैटर हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। क्या होती है स्पेशल प्रॉपर्टी? तो आप देखेंगे जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर होती है इलास्टिसिटी, ठीक है, और लिक्विड होते हैं तो उनके अंदर प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन होता है, कैपिलरिटी होती है, बियॉन्सी होती है। लेकिन गैस जो है, अब इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टी जो है ना वो लिक्विड और गैस दोनों के अंदर कॉमन होती है, जैसे कि विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है वो लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टी है और गैसों की भी है। तो गैसों के अंदर अपना कुछ खास गुण होता है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये गैसों की अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। अभी तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी मैटर की, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस, वही पुराना छोटी कक्षाओं वाला फार्मूला। लेकिन फिजिकल केमिकल चेंज क्या होते हैं? तो फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सबस्टेंस लाइक साइज, शेप, कलर, स्टेट, ये सब जो है ये चेंज कर जाते हैं। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप किसी भी पदार्थ की, किसी भी सबस्टेंस की चेंज कर रहे होते हैं, जिसमें कि उसका आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका शेप बिगाड़ सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट बदल सकते हैं, उसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जितने भी इस प्रकार के चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उन्हें वापस फिर से अपनी मूल अवस्था में, ओरिजिनल स्टेट में लौटाया जा सकता है। जैसे ही आप उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होगा उसको रिमूव करेंगे, वैसे ही क्या होगा, मतलब जिस कारण की वजह से उनकी स्टेट या उनकी कंडीशन में बदलाव आया था उस कारण को आप हटा लीजिए, तो उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट आएंगे, ओरिजिनल कंडीशन में लौट आएंगे। वही चीज़ यहाँ कहा गया कि दिस टाइप ऑफ चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। चूँकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो इसमें कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है। चेंजेस ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर सच एज इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, पुलिंग ऑफ स्प्रिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ आप देख रहे हैं ना, मतलब आइस मेल्ट कर रही है तो फिर आप उसे फ्रीजर में रख दीजिए, जम जाएगी, फिर से आइस बन जाएगी। तो इस तरह के जो चेंज है ये फिजिकल चेंज होते हैं, इनको रिवर्स किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, फिर कंडेंस कर दीजिए, फिर वापस वो जो ड्रॉप्स हैं उनमें, मतलब वाटर ड्रॉप्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाटर वेपर से फिर ड्रॉप में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, तो लिक्विड के रूप में आप कलेक्ट कर लीजिए। तो ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। वैसे ही आप स्प्रिंग को पुल कर रहे हैं, फिर छोड़ दीजिए, स्प्रिंग अपनी पुरानी कंडीशन में लौट आएगी। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं जिसमें कि आप उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को नहीं बदलते हैं, तो ऐसे जो चेंज होते हैं इनको फिजिकल चेंज कहा जाता है। तो यही बताया गया कि फिजिकल चेंजेस डू नॉट चेंज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिक सबस्टेंस। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होती है और इसी वजह से ये रिवर्सिबल संभव होते हैं। तो केमिकल नेचर जो सबस्टेंस का है उसको हम लोग नहीं बदलते हैं, मोटी बात ये है। मतलब ये है ना कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि उसका जो केमिकल नेचर है उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, उसके जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है उसे आप नहीं बिगाड़ रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज में और क्या चीज़ है। ये टेम्पररी होते हैं, तो रिवर्सिबल है तो टेम्पररी होंगे ही। मतलब ये है कि प्रोसेस ओनली लास्ट एज लॉन्ग एज द कॉज ऑफ प्रोसेस रिमेन्स। जब तक उस प्रोसेस का कॉज जो है, उसका जो कारण है वो वहाँ पर मौजूद होता है, तब तक वो प्रोसेस चलता है, अदरवाइज वो फिर से रिवर्स हो जाता है। तो फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल है, एक बार फिर से दोहराया गया। और इसके बाद ये कहा गया कि चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, शेप एंड एक्सटर्नल शेप आर फिजिकल चेंजेस। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस है, मतलब वाटर बन रहा है इससे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, फिर से आइस बन रही है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन है, इसके अलावा फ्लैशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है। ठीक, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल चेंज। तो अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज में ये होता है कि सबस्टेंस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वही चेंज हो जाती हैं। मतलब कोई नया सबस्टेंस वहाँ बन जाता है, तो हमें पुराना जो ओरिजिनल रूप उसका है लौटाना संभव नहीं हो पाता। यही चीज़ यहाँ बताई गई कि द चेंज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म। एक या एक से ज़्यादा भी बन सकता है, कोई नया सबस्टेंस बन जाएगा। दैट इज़ द इंटरनल मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सबस्टेंसेज डिस्टॉर्टेड। यहाँ क्या होता है कि जो ओरिजिनल सबस्टेंस है उसका जो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, वो बदल जाता है और एक नया सबस्टेंस वहाँ बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह के फिनोमिना में रिवर्स होना संभव नहीं होता है, इसीलिए ये इरिवर्सिबल होते हैं।
और नया सबस्टेंस जो है वो फिर से अपने पुराने ओरिजिनल स्टेट में नहीं लौट सकता है, ये पक्की बात है। जैसे कि आप मैग्नीशियम रिबन को जला दीजिए या किसी भी चीज़ को आप जला दीजिए, बर्न कर दीजिए, तो अब आपको क्या प्राप्त होगा? उसकी जली हुई अवस्था, यानी उसकी जो ऐश है, उसकी जो राख है वो प्राप्त होगी। राख से आप उस चीज़ को वापस बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक नया ही सबस्टेंस वहाँ बनकर तैयार हो गया है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में काम आई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर हीट के रूप में थोड़ा लॉस हुआ वहाँ पे, और आगे के जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें वो इस्तेमाल की गई, मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो गई। तो अब क्या आप वापस सोलर एनर्जी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वैसे ही मोमबत्ती जला रहे हैं आप, या फिर आप देखें इस तरह के बहुत सारे हैं, फलों का पकना है, फ्रूट राइपनिंग है, माफ़ कीजिएगा। तो फ्रूट राइपनिंग में क्या होता है, आम का फल जो है उसे आपने कच्चा ही तोड़ लिया मान लीजिए, और उसके बाद आपने उसमें कैल्शियम कार्बाइड या जो भी इस्तेमाल किया, उसके बाद उसे पकाने की कोशिश की, पकाया, तो वो पक गया पूरी तरह से। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि फिर से कच्चा हो जाए, संभव है? नहीं, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उनका अरेंजमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। तो नया सबस्टेंस इससे बन जाता है और पुराने रूप में लौटना असंभव होता है, कहने का मतलब। ऐसे ही वाटर डिकम्पोजिशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ये सब क्या है? ये सब केमिकल चेंज के एग्जाम्पल। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस, ये टेम्पररी नहीं होते, परमानेंट होते हैं। और ये प्रायः, अब इसमें टर्म एंड कंडीशन है, कहीं कहीं एक्सेप्शन पाया जाता है, लेकिन प्रायः ये इरिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बर्निंग ऑफ पेपर सीधा वही उदाहरण है कि मतलब एक कागज़ को आप जला दीजिए, फिर से आप कागज़ नहीं प्राप्त कर सकते। वैसे ही कच्चे फल को आपने पका दिया, पकने के बाद वो सड़ेगा ही, फिर से कच्चा नहीं हो सकता, तो उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी एक बार फिर से आ गई है, फिजिक्स में हमने देखी थी, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री की निगाह से देखेंगे। पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर। जो हमारे पुराने भारत के भी, मतलब अपने देश के भी और ग्रीक के भी जो फिलोसफर थे। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट क्यों नहीं है, ये फिलोसफर क्यों है? तो पहले के जो फिलोसफर थे वही साइंटिस्ट हुआ करते थे, मतलब उन्हीं की जो हाइपोथेसिस होती थी उसको लोग मानते थे। एक्सपेरिमेंट का कोई बढ़िया उस समय अरेंजमेंट होता नहीं था, हालांकि प्रयोग लोग तब भी करते थे। तो एक्सपेरिमेंट वैसे होते नहीं थे, हाइपोथेसिस चलती थी, लोग कल्पना करते थे और लोगों को बताते थे। तो ये वाला जो फिनोमिना है, इसमें एटम की एग्जिस्टेंस पे पहले ही चर्चा हमने कर ली थी, भारत वालों ने की और ग्रीक लोगों ने की। और ये समय था करीब 400 ईसा पूर्व का, 400 बिफोर जीसस क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट जो है वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे 400 साल पहले ही हमें पता लग गया था कि एटम जैसी कोई चीज़ होती है जो कि किसी मैटर को बनाने में या ब्रह्मांड में तमाम चीज़ों का निर्माण करने में सक्षम होती है। अब यहाँ आप देखें कि हुवर ऑफ व्यू दैट एटम आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मतलब ऐसा मानना था, इनका व्यू ऐसा था, जो ये फिलोसफर थे, कि जो मैटर मतलब मटेरियल हम देख रहे हैं, तरह तरह के सबस्टेंस देख रहे हैं, वो सब किससे बने हैं? मैटर से बने हैं। और मैटर के लिए जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कर रहा है वो है एटम। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे मकान को बनाने के लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, ईंटों का इस्तेमाल होता है, तो वो क्या होती हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ही तो होती हैं। छोटी छोटी ईंटें जोड़ जोड़ कर आप पूरी इमारत खड़ी करते हैं। तो वैसे ही मैटर को बनाने के लिए जो सबसे छोटी उसकी यूनिट है वो क्या है? वो असल में एटम है, ऐसा इनका मानना था। अकॉर्डिंग टू देम द कॉन्टिन्यूड सब डिविजन्स ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स विच वुड नॉट बी फर्दर डिवाइजिबल। अब यहाँ ये मान लिया गया, देखिए ये सबसे बड़ी गलती थी, इन्होंने माना कि एटम जो है वो डिवाइजिबल नहीं है। और साथ में ये कहा गया कि द वर्ड एटम, ये देखिए एटम वर्ड भी वहीं से आया है, क्योंकि शुरुआत में जो फिलोसफर थे, चाहे वो ग्रीक हो या फिर अपने इंडियन हो, उन्होंने ये माना कि ये डिवाइजिबल नहीं है, मतलब इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसका डिवीजन संभव नहीं है। तो एटम नाम भी इसीलिए दिया गया। ये ग्रीक वर्ड है, जिसका ग्रीक वर्ड मतलब मूल रूप से जो ग्रीक में वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है एटोमियो, और एटोमियो का मतलब ही होता है अनकटेबल, जिसे काटा न जा सके, ठीक है, जिसकी कटिंग न की जा सके। तो अनकटेबल है यानी अनडिवाइजिबल है, और उसी से बन गया वर्ड एटम। तो आज के समय में इसको एटम कहना बहुत सार्थक नहीं है, क्योंकि ये है तो डिवाइजिबल है ना, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल पाए जाते हैं। तो अब आप देखें कि दीज अर्लियर आइडियाज वर मेयर स्पेक्युलेशन एंड देयर वाज नो वे टू टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली। अब यहाँ पर क्या था? ये सब जो है ये सिर्फ अटकलें थी, कयास थे, मतलब सब लोग अंदाजा लगाते थे कि ऐसा हो सकता है, ये डिवाइजिबल नहीं है, और एक आदमी ने कह दिया जो कि बहुत बुद्धिमान है, तो लोग मान लेते थे। उस समय एक्सपेरिमेंट करने की इतनी सुविधा नहीं थी।
बाद में क्या होता है, जब मशीनों का युग आरंभ होता है, मशीनों का इजाद होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और तमाम जो नई नई चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती हैं, तो उस समय फिर एक्सपेरिमेंट का ज़माना आता है और लोग इसे सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं इस पे। तो आगे कहा गया कि दीज आइडियाज़ रिमेन डोरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक तो एक्सपेरिमेंट की सुविधा ही नहीं थी, तो ये लंबे समय तक यही आइडियाज़ लेकर लोग ढोते रहे। और बाद में फिर नए नए साइंटिस्ट आते हैं 19th सेंचुरी में, तो वो अपने विचार देते हैं और नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इनकी धारणाएं एक के बाद एक गलत साबित होने लगती है। अब आप देखें कि एटॉमिक थियोरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिस्ट बेसिस बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा पहला इसका जो प्रामाणिक सिद्धांत है उसको दिया गया, और ये एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। 1808 में इन्होंने अपना प्रिंसिपल, अपनी जो थ्योरी है, जो कि एक तरह से हाइपोथेसिस ही थी, उसको दिया था। हालांकि ये काफ़ी एक्यूरेट था, इसको हाइपोथेसिस कहना काफ़ी हद तक सही नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि वो जो डिवाइजिबल वाली अवधारणा थी कि मतलब एटम जो है वो नॉन डिवाइजिबल है, यहाँ पर आकर डाल्टन भी फंस जाते हैं। तो अब आप देखें डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी है उसके हिसाब से एटम एज अ अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, डाल्टन की एटॉमिक थियरी कहती क्या है इसको आप देखें। पहले तो इसकी तारीफ की गई है कि वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करने में सक्षम थी। इसके अलावा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बाय वेरी सक्सेसफुली, मतलब इन सबको ये क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं होती है कि वैसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और उन सारे जो रिजल्ट होते हैं उनको ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है, लेकिन उसके अलावा ये इस बात को विशेष रूप से इसका जवाब नहीं दे पाती है। बहुत से लोग इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं डाल्टन से कि ऐसा क्यों हुआ। मान लीजिए कि दो सबस्टेंस हैं, जैसे कि एक ग्लास है या फिर एबोनाइट की रॉड है, उस पर आप सिल्क या किसी फर से ऐसे रब कर रहे हैं, उसे रगड़ रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ चिंगारियाँ उत्पन्न होती थी, थोड़ी चमक दिखाई देती थी, या ऐसा लगता था कि बीच में कुछ हल्का सा खिंचाव हो रहा है, चिड़चिड़ाहट की आवाज़ हो रही है। तो वैसा क्यों हो रहा है? वो जो चार्ज वाली अवधारणा है ना, चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है, उसको डाल्टन की थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल हैं वो उनकी चर्चा जब आप करिएगा तो फिर आपको एटम को डिवाइड करना ही पड़ेगा। एटम के अंदर देखना पड़ेगा कि और छोटे छोटे कौन से पार्टिकल हैं जो कि ये चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो जब आपने यही मान लिया है कि एटम जो है वो डिवाइजिबल नहीं है, तो आप अंदर प्लस माइनस की कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। तो वो वाली जो चीज़ थी, मतलब दो चीज़ों को रगड़ने के बाद अंदर चार्ज क्रिएट होने वाली अवधारणा, उसका जवाब डाल्टन नहीं दे पाए। आगे चलते हैं, अब मज़ा आएगा। देखिए एटम के बारे में फिर से एक बार आया, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म एंड विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस विदाउट डिकम्पोजिशन, ध्यान दीजिएगा, विदाउट डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड एटम्स। John Dalton formulated the atomic theory in 1803 according to which the atom is inseparable, ध्यान दीजिएगा, inseparable पार्ट, ठीक है, मतलब एटम जो है वो मैटर का इनसेपरेबल और सबसे छोटा पार्ट है, ऐसा उन्होंने माना। बट मॉडर्न डिस्कवरीज हैव शोन दैट एटम्स आर डिवाइजिबल एंड कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी नॉन एटॉमिक पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे नॉन एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो बेसिक है, मतलब मेजर फंडामेंटल पार्टिकल हैं, और नॉन परमेबल पार्टिकल भी हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, सिर्फ यही तीन नहीं हैं। द एटम हैज़ अ सेंट्रल न्यूक्लियस विच इज़ सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। असल स्ट्रक्चर यही है, और भी हो सकता है कि आगे ऐसी ऐसी रिसर्च हो कि हमें और गहराई तक जानने का मौका मिले। तो अभी तक की जो खोजें हैं या अभी तक के जो रिसर्च वर्क हैं वो यही बताते हैं कि एटम जो है उसका सेंट्रल पार्ट काफ़ी डेंस होता है, और मैक्सिमम जो उसकी डेंसिटी और उसका जो मास है वो वहीं पर फोकस होता है, और वही होता है न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके चारों ओर बने होते हैं ऑर्बिटल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे होते हैं। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर ज्वाइंटली कॉल्ड न्यूक्लियॉन। चूँकि ये न्यूक्लियस के पार्टिकल होते हैं इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है कंबाइंडली। अब यहाँ पर एटॉमिक वेट की चर्चा करते हैं, और साथ में हम देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और इसके साथ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो नियम है उसको भी। तो एटॉमिक वेट क्या होता है? द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर करस्पॉन्डिंग टू द वेट ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। हेंस द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज वेट ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज 1/12 हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड तय किया गया है वो असल में कार्बन 12 है, और उसी के आधार पे तय किया गया यहाँ पे जो एटॉमिक वेट है उसकी डिफिनीशन को। अब इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप देख रहे हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक फॉर्म से आप अनदर फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ना तो इसे आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एनर्जी को,
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? तो दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट, इनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट, और इनके हिसाब से द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम. प्राउस्ट एक्सपेरिमेंटेड विथ 2 सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट, 1 नेचुरल एंड अदर सिंथेटिक. इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. और एटॉमिक मास की डिफिनीशन क्या हो सकती है? तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एटम इन amongst ऑल. द हाइड्रोजन एटम हैज मास ऑफ 1.008 AMU atomic mass unit. The atoms of other elements have masses between 2 and 260 AMU. बाकी जो एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो 2 से लेकर 260 AMU के बीच का होता है. तो ये तो एटॉमिक मास की एक बेसिक डिफिनीशन थी. इसके बाद हम साइज ऑफ एटम को देखेंगे. तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है या जो इसका सेंटर होता है, वहाँ से अगर हम इसकी सर्कुलम डिस्टेंस तक इसे मेज़र करते हैं, मतलब इसकी रेडियस निकालते हैं, तो उसे काफ़ी छोटी डिस्टेंस प्राप्त होती है. और इतनी छोटी डिस्टेंस को हम मेज़र करने के लिए एंगस्ट्राम जैसी यूनिट का यूज़ करते हैं. तो एंगस्ट्राम जो है ये छोटी डिस्टेंस को मेज़र करने की यूनिट है और ज़्यादातर ये एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक डायमीटर को नापने के लिए काम में आती है. तो हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम इन amongst ऑल. द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.28 एंगस्ट्राम. इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है? 0.28 एंगस्ट्राम होती है. और इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन तो आप जानते ही हैं, वही चीज़ है. 1897 में जे थॉमसन के द्वारा इसको खोजा गया था और एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0.0005486. ठीक है, ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है एक इलेक्ट्रॉन के लिए. और ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये तो आप जानते ही हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल. और इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मास दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1/1837 दैट ऑफ पोर्शन, माफ कीजिएगा, दैट ऑफ प्रोटॉन. या आप इसको सीधे सीधे किलोग्राम में भी लिख सकते हैं. किलोग्राम वाला याद रखिएगा, 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. ये इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन के पास. यहाँ 31 देखकर खुश नहीं होना है, वो असल में -31 है, यानी काफ़ी छोटी क्वांटिटी. इसके बाद न्यूट्रॉन को देखते हैं. तो न्यूट्रॉन जो है, इनका नाम ही है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. और इसे जिस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो आमतौर पे या तो स्मॉल n होता है या n0 होता है. जीरो जो है वो इस बात को दर्शा रहा है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, जीरो है. और ये थोड़ा सा प्रोटॉन से बड़ा होता है. मतलब यहाँ यही बताया गया कि इसका जो मास है, बड़े का मतलब यहाँ पे मास से है, तो मास इज स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.0087 AMU. ये कितना होता है? तो एटॉमिक मास यूनिट में अगर आप इसे देखें तो 1.0087 AMU के इक्वल होता है. जेम्स चैडविक के द्वारा इसको खोजा गया था 1932 में. अब नंबर आता है प्रोटॉन का. तो प्रोटॉन में ये बहस छिड़ जाती है कि इसे खोजा किसने था. गोल्डस्टीन ने खोजा था कि रदरफोर्ड ने खोजा था? तो खोजा तो देखिए कायदे से गोल्डस्टीन नहीं था. जो ये नाम देने का काम होता है ना, तो प्रोटॉन नाम देने वाले इसको रदरफोर्ड थे, लेकिन इन कणों का पता पहले ही गोल्डस्टीन ने लगा लिया था. तो जर्मन फिजिसिस्ट थे, इनका नाम था ई गोल्डस्टीन, और इन्होंने एनोड रेज के तौर पे जो प्रोटॉन है उनको डिस्कवर किया था. अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है, इन्होंने इन रेज को, मतलब इन जो पार्टिकल्स थे, इन्हें नाम दिया प्रोटॉन. प्रोटॉन आर वेरी फाइनली चार्ज पार्टिकल. अ प्रोटॉन हैज़ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. लगभग, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वर्ड का यूज़ किया गया है, मतलब ये लगभग हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होता है. तो कुल मिलाकर एक एटम में अगर देखा जाए तो जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव में होता है, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव में होता है. दोनों का प्लस माइनस मिलकर आपस में हो जाता है कैंसिल. इसलिए पूरा एटम जो है वो चार्ज के हिसाब से न्यूट्रल होता है. अब यहाँ बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की. तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब नेचुरली एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है. कभी कभी आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेज हैं वो बनाए जाते हैं, वो अलग बात है. तो एलिमेंट दैट डिकम्पोज इन नेचर ऑटोमेटिकली आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. इनके अंदर खुद ही डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है. इनका जो न्यूक्लियस है वो लगातार रेडिएशन रिलीज कर रहा होता है, अल्फा बीटा गामा, और उसके अंदर से हो रहा होता है मास डिके. तो आप देखेंगे द रेज इमेनेटिंग फ्रॉम देम आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेज एंड देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी. सीधी डिफिनीशन है. रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड इन 1896 बाई हेनरी बैकेरल. पहले इसको खोजने वाले जो व्यक्ति थे वो हेनरी बैकेरल थे. 1896 की बात है. और रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, नॉट ए केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा. ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है. नाभिक ही सब कुछ करता है. तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, वहीं से सब कुछ क्रिएट हो रहा है, वहीं से सब कुछ हैंडल किया जा रहा है. तो ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन. और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ थोरियम वर डिस्कवर्ड बाई, यहाँ आप देख रहे हैं, थोरियम वर डिस्कवर्ड बाई मैरी क्यूरी शॉर्टली आफ्टर बैकेरल डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम.
बैकेरेल ने क्या किया, यूरेनियम के अंदर रेडियो एक्टिविटी को खोजा, लेकिन मैडम क्यूरी, जिनका कि नाम था मैरी क्यूरी, उन्होंने थोरियम की रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी को खोज निकाला और उसके बाद इन्होंने रेडियम के बारे में पता लगाया। तो मैरी क्यूरी का जो पूरा खानदान था वो इसी काम में इन्वॉल्व था। स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिसोल्यूशन। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा रेज जो है, रेडिएशन जो है वो वहाँ से रिलीज होता है। मतलब एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो इन जो ये रेज है अल्फा बीटा गामा, इनको रिलीज करता है। इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अलग अलग होती है, और यही जो रेज है इनको रेडियो एक्टिव रेज कहा जाता है। सबसे घातक कौन होती है, गामा। और द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड इन हैवी न्यूक्लियाई बिकॉज हैवी न्यूक्लियाई आर टेम्पररी। जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, इनके अंदर स्थिरता नहीं होती है। तो ये अपना मास डिके करते रहते हैं, अपने वजन को कम करते रहते हैं, वेट लूज करते रहते हैं, और जो रेडिएशन बाहर रिलीज होता है वो सबको नुकसान पहुंचाता है, या फिर लोग उसका फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जो भारी नाभिक वाले होते हैं, जिनका हैवी न्यूक्लियस होता है, वो ज़्यादातर अनस्टेबल होते हैं और उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया कि सर्वल न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन करंट सेंचुरी। तो ये बार बार खोज होती रहती है। देखिए साइंस है तो उसमें डिस्कवरीज तो होती रहेंगी, नई नई इन्वेंशन होती है, नई नई डिस्कवरी होती है, नए नए एलिमेंट बनते हैं। अब अपनी पीरियोडिक टेबल को ही ले लीजिए, जितने एलिमेंट आज हैं, आज से 10 साल पहले उतने नहीं थे, नए नए खोजे जाते हैं और जुड़ते रहते हैं। तो यहाँ आप देखें कि अमंग विच रेडॉन, जिसे कि RN से डिनोट किया जाता है, इसके अलावा प्रोटो एक्टिनियम है, ये PA से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्टिनियम है आपका, फ्रॉन्शियम है, एस्टेटिन है, ये सब प्रोमिनिएंट है। इसके अलावा ऑल एलिमेंट्स बियॉन्ड एटॉमिक नंबर 83 आर रेडियो एक्टिव। ये एक सिंपल आपको जानने का तरीका है, 83 से ऊपर वाले जितने भी हैं वो सब क्या है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी धारण करते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन सबके अंदर है। और 1898 का समय है। मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पियरे क्यूरी डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम, माफ कीजिए पोलोनियम, ठीक है। ये मैरी क्यूरी और उनके पति हैं पियरे क्यूरी, इन लोगों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया और रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम को खोज निकाला इन ईयर 1902। अभी वहीं पर बात खत्म नहीं होती है, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हैं वो जारी रहते हैं। तो मैरी क्यूरी आगे भी खोज करती हैं और इन्होंने एक नया एलिमेंट खोजा जिसका नाम था रेडियम, ठीक है। और इन्होंने यूरेनियम के ओर, और यूरेनियम का ये ओर है पिच ब्लेंडी कहा जाता है, ये U3O8 होता है असल में केमिकली। तो इससे प्राप्त किया इस तत्व को जिसका नाम था रेडियम, और ये 3 मिलियन टाइम्स ज़्यादा रेडियो एक्टिव था यूरेनियम के कंपैरिजन। समझ रहे हैं, यूरेनियम तो खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छा रेडियो एक्टिव होता है, और उससे भी 3 मिलियन टाइम्स ये ज़्यादा रेडियो एक्टिव था, यानी ज़्यादा इसके अंदर से रेडिएशन रिलीज होता था। और इन्हीं रेडिएशन के बीच लगातार रहने का और कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ ना करने का नतीजा होता है कि अंत में मैरी क्यूरी जो है वो कैंसर की शिकार होती हैं और मारी जाती हैं। तो वो तो खैर इनकी मृत्यु का अपना था, लेकिन इन्होंने जो महान खोज की, इनके पूरे परिवार ने रेडियो एक्टिविटी में ही अपना पूरा जीवन खपाया, तो उसे हम लोग जानते हैं। और नोबेल पुरस्कार इन्हें कई बार मिल चुका है, मतलब इनकी फैमिली में जा चुका है, वो भी आप देख रहे हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस को देख लीजिए। सिर्फ अपनी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ही है, एटॉमिक न्यूक्लियस का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है देख लीजिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें क्या है, ज़्यादा कोई आर्टिकल वार्टिकल नहीं है, इसमें सिर्फ आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन ओनली। क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन के पास ही होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसी से न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और कुल मिलाकर जो पूरा एटम है वो एटॉमिक अगर देखा जाए तो चार्ज वाइज न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना प्लस चार्ज न्यूक्लियस के पास होता है उतना ही ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है, दोनों मिलकर कैंसिल हो जाते हैं। अब ये आपने देखा, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाते रहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस पे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। मतलब एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है उनको देख लेते हैं। तो इसमें चर्चा क्या है कि आयंस एंड एटम्स विच हैव द सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और एटम जो होते हैं ये सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाते हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना 1s2 2s2 2p6 ऐसे वाला, तो वो कैसा होता है, एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। इसके बाद आइसोटोप को देख लेते हैं। तो आइसोटोप जो है इसमें क्या डिफिनीशन हो सकती है, एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जैसे कि मास नंबर, मतलब मास नंबर को भी आप ले सकते हैं, आर कॉल्ड आइसोटोप। कहने का मतलब ये है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आइसोटोप कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो जो आइसोटोप हैं किसी भी एलिमेंट के,
वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन मतलब उसमें अगर आप देखें तो जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है वो बराबर नहीं होता है। तो चूंकि उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है ना, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो एक जैसा है, इसलिए उनके जो रहने की जगह है वो एक ही होती है, क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर के ही आधार पे। जैसे आप देखते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसके 3 आइसोटोप हैं, वो तीनों एक ही जगह पे रहते हैं। हाइड्रोजन 1 2 3, मतलब उनका जो एटॉमिक मास है वो 1 2 3 है, लेकिन उनके लिए जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सिर्फ 1 है, इसीलिए वो पहले स्थान पे विराजमान रहते हैं। तो ये आपने देखा, मतलब उसमें हाइड्रोजन 1 है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और टाइट्रियम है। प्रोटियम और ड्यूटेरियम तो स्टेबल होते हैं, लेकिन टाइट्रियम जो है वो अनस्टेबल होता है और ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी वाला होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। आगे और समझाने का एग्जाम्पल दे के समझाने का प्रयास किया गया है। पहले हाइड्रोजन से समझाया गया, अगर वहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ आइए। यहाँ बताया गया कि देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 8। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट का जो बेसिक एटॉमिक नंबर है वही इनके लिए भी होता है। 3 जो इसके आइसोटोप्स हैं उनके लिए भी सेम रहेगा, मतलब एटॉमिक नंबर में तो चेंज आएगा नहीं। तो इनके सभी के लिए 8 होता है, लेकिन इनके लिए जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग होता है, मतलब इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। एक के लिए 16, दूसरे के लिए 17 और तीसरे के लिए 18। तो इनको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। बात खत्म हुई। यहाँ पर हमने आइसोटोप को देखा। तो अभी तो हमने ये देखा कि एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल था। अभी हम देखेंगे कि एटॉमिक मास अगर बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, मास नंबर अगर बराबर हो जाए एक्चुअली, तब क्या होगा। तो उस कंडीशन में जो बनने वाले सबस्टेंस होंगे या बनने वाले एलिमेंट होंगे उनको आइसोबार कहेंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर। उनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है, वो सेम है। तो इस तरह के जो बनने वाले एटम है उनको कहेंगे आइसोबार। और दीज हैव डिफरेंट, यहाँ नीचे वाला बुलेट पॉइंट आप देख रहे हैं, दीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट इक्वल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अब इसके साथ आता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इनका प्रिंसिपल चूंकि कई सारे एप्लीकेशन के साथ आता है, लेकिन इसका जो बेसिक फिनोमिना है वो जानने की आवश्यकता है। कहा गया कि द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स असल में कैन नॉट बी द सेम। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं हो सकते। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर ये 3 इक्वल हो भी जाएं तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें जाकर जो स्पिन है वो अलग अलग हो ही जाएगा। एक के लिए +½ हो जाएगा, दूसरे के लिए -½ हो जाएगा। तो वहाँ पर जाकर डिफरेंस आ ही जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक साथ जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं हो सकती। तो ये आपने देखा। वही नीचे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन कैन लिव इन एन ऑर्बिटल, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अपोजिट। मतलब यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिटल में रह रहे हैं तो उनकी जो मूवमेंट है वो मस्ट बी अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होनी ही चाहिए। मतलब जो आप बनाते हैं ना, ऐसे ब्लॉक बनाते हैं, तो उसमें ऐसे मान लीजिए कि 3 आपने ऐसे बनाया, तो एक ऊपर की तरफ दर्शाते हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो ये क्या दिखा रहा है, ये +½ ऊपर की ओर स्पिन, फिर +½ नीचे की ओर। तो इनमें जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए, ये माइनस होगा। तो प्लस माइनस होता है। कहने का मतलब ये है कि जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं उनका मान इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये तो पाउली को हमने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ मज़ेदार बातें करते हैं। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ हो रहे हैं अब एक्सपेरिमेंट। अभी तक लोग ये मानते थे कि एटम जो है वो अनडिवाइजिबल है, इसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं की जा सकती है, ये जैसा है, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता, कहने का मतलब। तो अभी आते हैं जे थॉमसन। अब ये इस बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं। डाल्टन की थ्योरी आपने देखी थी, उसमें कई सारे जो प्रिंसिपल हैं वो तो उससे सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर डाल्टन फंस जाते हैं कि जो चार्ज क्रिएट हो रहा था, मतलब 2 चीज़ों को आपस में रगड़ा जा रहा था, तो बीच में जो उनके अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा था या बीच में चिंगारियाँ निकल रही थी, लाइट निकल रही थी, लोग उसका कारण उनसे पूछ रहे थे और वो बताने से बच रहे थे क्योंकि उनकी थ्योरी उसमें काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ माफ़ कीजिएगा, थॉमसन आते हैं, जे थॉमसन आते हैं और वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो वो पकड़ते हैं तो ठीक कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, उसी की वजह से वहाँ चार्ज, मतलब जो आवेश की स्थितियाँ हम देखते हैं, मतलब एनर्जी दिखाई दे रही है, वो इस वजह से है। लेकिन इसे अरेंज करने में इनसे गलतियाँ होती हैं। तो जो मनुष्य है वो शुरुआत में कैसे सीख रहा था ये आप यहाँ देख पाएंगे। तो जे थॉमसन जो है ये 1898 में अपनी थ्योरी देते हैं। अब इनकी जो थ्योरी है उसे देखिएगा। प्रपोज दैट एन एटम पॉसेसेस अ स्पेरिकल शेप, रेडियस इसकी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 है, मतलब मीटर में, या आप इसे एक एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम में ये स्पेरिकल शेप का है, यानी ऐसे गोला है,
और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी चारों ओर फैला हुआ है समान रूप से। ये ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो वर्ड है इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ये थॉमसन का मॉडल। और नेगेटिव चार्ज जो है उसमें एम्बेडेड है जगह जगह, जैसे कढ़ाई करके एम्ब्रॉयडरी करके फूल नहीं बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ऐसे कपड़ा है और आप उस पर एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसे एक फ्रेम में लगा के और सुई से जगह जगह फूल का ऐसे ढांचा बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं और उस पर अपना एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो ऐसा पूरा प्लेन ऐसे सरफेस रहता है और उसमें जगह जगह फूल बने रहते हैं। तो वैसे ही इसमें जो माइनस चार्ज वाले पार्टिकल हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, वो इसमें एम्बेडेड है। पूरा जो सरफेस है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज के साथ है, पूरा यूनिफॉर्म तरीके से चारों ओर फैला हुआ है और उसमें जगह जगह एम्ब्रॉयडरी है नेगेटिव चार्ज की। तो ये ठीक वैसे ही दिखाई देता है जैसे कि आप तरबूजा बीच से काटिए तो आपको पूरा एक लाल हिस्सा दिखाई देगा उसका, रेड कलर का, और बीच बीच में काले काले बीज धंसे रहते हैं। तो वो जो काले बीज धंसे रहते हैं ना, सीड्स उसमें बीच में छिपे रहते हैं जिन्हें कि आपको निकालना पड़ता है, वो असल में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जो लाल वाला हिस्सा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहा गया इसी वजह से। नीचे आप इसका ढांचा देख रहे हैं, वही चीज़ यहाँ थोड़ा और अच्छे अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन की गई है। दिस मॉडल कैन बी विजुलाइज एज अ पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ प्लम्स या सीड मान लीजिए, जो कि इलेक्ट्रॉन है असल में। जो उसका रेड कलर का एरिया है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बीच में धंसे हुए जो बीज हैं या प्लम्स हैं वो असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एम्बेडेड है उसमें। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। इसमें यही माना गया कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माफ कीजिए, मास ऑफ एटम है एक्चुअली, वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में, कहीं भी उसमें ज़्यादा या कम नहीं है, बराबर वो फैला हुआ है, ऐसा माना गया। ये बात सबको अच्छी लगी। अब यहाँ पे सबकी जो शंकाएं थी कि भाई वो बीच में चिंगारियाँ क्यों निकल रही हैं, दो चीज़ों को हम रगड़ते हैं तो वो चार्ज कैसे होती है, उसका जवाब भी लोगों को एक हद तक मिल गया था, तो लोग संतुष्ट हो गए। लेकिन एक्सपेरिमेंट वहीं पर रुकते नहीं हैं, आगे जो है रिसर्च चलती है। तो अब आते हैं रदरफोर्ड, अपने कुछ विद्वान स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर आते हैं। अब ये अपना रिसर्च वर्क शुरू करते हैं। इनका उद्देश्य ये नहीं था कि आप जो पीछे थॉमसन का मॉडल है उसमें ये कमी निकालें, ये कुछ नई चीज़ों को जानना चाहते थे। और उसी के क्रम में अगर देखा जाए तो इन्हें पता लगता है कि जो पीछे थॉमसन का मॉडल था उसमें बहुत सारी कमियां थी। देखिए, रदरफोर्ड जो है वो अपने स्टूडेंट्स, और उनके स्टूडेंट में एक तो हैंस गीगर है जो कि बाद में और भी अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको दिखेंगे, और दूसरे हैं अर्नेस्ट मार्स्टेन। ये दो जने जो हैं ये इन्हें सपोर्ट करते रहते हैं। और ये क्या करते हैं, एक पतली सी गोल्ड फॉयल लेते हैं, ये सैंडविच लपेटने के काम में नहीं आती है और न मिठाई पर वर्क लगाना है। ये गोल्ड फॉयल जो है ये एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं, वेरी थिन गोल्ड फॉयल, बहुत पतली रहती है, और इस पर ये अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करते हैं। ऐसा ये क्यों कर रहे थे, तो ये एटम के स्ट्रक्चर को नहीं जानना चाहते थे, बल्कि एटम के ऊपर कुछ और जो एप्लीकेशन वाली रिसर्च होती है वो करना चाहते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करनी है तो फिर उनकी एक स्ट्रीम तैयार करनी होगी, थोड़े बहुत पार्टिकल से तो काम चलेगा नहीं। तो अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स। अब अल्फा पार्टिकल है तो वो कहाँ से निकलेगा, किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से ही निकलेगा। तो वहाँ से रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स की एक धारा जो है, एक उनकी जो लहर है, उसको ये गोल्ड फॉयल के ऊपर डालते हैं। और इसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो आपको बता दी गई ताकि आप इसे समझ सकें कि ये कितनी पतली थी। 100 नैनोमीटर, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, समझ रहे हैं, इतनी पतली थी। 100 का मतलब 10⁻2 हो गया, तो +2 -9 यानी -7, 10⁻⁻7 मीटर के इक्वल इसकी थिकनेस थी, यानी बहुत पतली सी ये गोल्ड फॉयल थी। तो इसको ये सामने रखते हैं और इस पर बौछार करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की पूरी एक लहर की। और उसके साथ साथ ये जो थिन गोल्ड फॉयल है उसके पीछे उसके चारों ओर असल में सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन को लगाते हैं। ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, इससे इन्हें पता चलता है कि कौन से अल्फा पार्टिकल जो है वो उस पर टकरा रहे हैं और हल्की सी चमक उत्पन्न कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ बताया गया कि अल्फा पार्टिकल जो इस स्क्रीन पर स्ट्रक करते, इससे टकराते, तो वहाँ पे एक टिनी फ्लैश क्रिएट होता है, टिनी फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो क्रिएट होता है, जिससे इन्हें पता लगता है कि वहाँ पर जाकर ये टकरा रहे हैं। तो अब रदरफोर्ड ने ये सोचा था कि भाई थॉमसन ने तो बताया है कि चारों ओर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मास जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम का, है ना। तो उस हिसाब से जो अल्फा पार्टिकल है उन्हें आर पार निकलने के लिए थोड़ा सा बीच से स्पेस मिलेगा नहीं, तो वो अपना रास्ता तलाशेंगे, हल्का सा डेविएट होंगे और उसके बाद जो पीछे हमने पर्दा लगाया है उससे टकराएंगे, यही होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ों का खुलासा होता है। जो इसका रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंट का वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब उसमें बहुत सारी जो अविश्वसनीय बातें हैं वो दिखाई देती।
होता ये है कि जब ये अल्फा कणों की बमबारी करते हैं, यहाँ लिखा तो बहुत कुछ है, वो ऑब्जर्वेशन भी आपको नीचे दी हुई है जिसे कि आप देख ही रहे हैं, लेकिन होता ये है कि जब ये गोल्ड फॉइल पे अल्फा कणों को डालते हैं तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल हैं वो बड़े आराम से इसे चीरते हुए इस पार निकल जाते हैं और जरा भी डेविएशन नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है भाई, अगर बीच में किसी चीज़ से टकराए होते तो हल्का ही सही उसमें डेविएशन तो हुआ होता ना, लेकिन नहीं हुआ, वो सीधे सीधे निकल गए जैसे बीच में कुछ था ही नहीं, खाली जगह। तो रदरफोर्ड बड़े चक्कर में पड़े कि ऐसा भी होता है, मतलब यूनिफॉर्मली अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास का कोई ना कोई पार्टिकल तो बीच में आना चाहिए था, वो नहीं आया, मतलब डेविएशन हुआ ही नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो उनकी मर्जी के मुताबिक हल्के से डेविएट हुए थे, इसका मतलब है कि वो किसी खास चीज़ से टकराए थे, लेकिन बीच का जो अवरोध था, बीच का जो रेजिस्टेंस था वो बहुत बड़ा नहीं था, हल्का सा डेविएशन उसमें दिखाई दिया। और कुछ ऐसे बेचारे थे जो कि ऐसी चीज़ से टकराए जिसको कि वो छेद ही नहीं पाए, बल्कि उससे टकरा कर वो सीधा उल्टे पैर वापस लौट आए। तब रदरफोर्ड के दिमाग में आया कि यहाँ बहुत गड़बड़ है, जो थॉमसन ने कहा था वो बात पूरी तरह से सही नहीं है, कोई जगह ऐसी है इस पूरे गोल्ड फाइल में, यानी गोल्ड के जो एटम है असल में उनके अंदर कुछ ऐसा स्पेस है जो कि बहुत ज़्यादा कठोर है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस है, उसको चीर पाना इन अल्फा पार्टिकल्स के लिए संभव नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स वैसे भी उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत अच्छी नहीं होती है ना। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो उससे टकरा रहे हैं और वापस लौट आ रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा कड़ी डेंसिटी का है। और बाद में इसी पर जब रिसर्च होता है तो मालूम होता है कि जो एटम है उसका मैक्सिमम मास और मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो इसके सेंटर पर फोकस होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। वो सबसे डेंस एरिया होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है ना। और उससे टकरा कर जो अल्फा पार्टिकल टकरा रहे थे वो वापस लौट आ रहे थे, वो मतलब उस न्यूक्लियस को चीर कर उस पार नहीं जा पा रहे थे। और बाकी जो ऑर्बिटल चारों ओर होते हैं ना एटम के, उसमें से जो खाली जगह, इलेक्ट्रॉन हर जगह तो है नहीं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, बीच में से जो खाली स्पेस है उसमें से कुछ गुजर जा रहे थे तो उनमें डेविएशन हो ही नहीं रहा था। कुछ ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे थे तो हल्के से डेविएट हो रहे थे, ऐसा समझे। तो इस तरह से 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो रदरफोर्ड को प्राप्त होती है, और इससे पता लगता है कि भाई एटम जो है वो डिवाइजेबल है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और वो कैसे है, उनका जो अरेंजमेंट है उसको भी हमने गलत समझा है और उसे अब सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ वही बताया गया, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स नियर अबाउट 1 in 20,000, मतलब ऐसे बहुत थोड़े थे, यानी एक छोटा एरिया ऐसा है, 20,000 में से कोई एक पार्टिकल जो है वो ऐसा था जो कि बाउंस बैक हो गया, उस न्यूक्लियस से टकराया और उसे छेद नहीं पाया। तो ये सब रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि आप पॉजिट्रॉन को देख लीजिए क्या होता है। पॉजिटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिनका कि मास और चार्ज जो है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इनकी जो चार्ज की प्रकृति होती है, चार्ज का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होता है, यानी इन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जैसा ही इसका हाफ स्पिन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इन्हें एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। साथ में न्यूट्रिनो है, तो दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स विदाउट मास एंड चार्ज। इनके ऊपर कोई ना तो मास होता है ना चार्ज होता है, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं, और इनको पाउली के द्वारा खोजा गया था। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने देखा है ना, तो पाउली ने इन्हें खोजा था। इसके बाद है क्वार्क। तो क्वार्क को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मैटर है उसमें क्वार्क को मतलब ज़्यादातर मैटर जो हमारे यूनिवर्स में है उनको बनाने में क्वार्क का अहम रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, अपना प्ले करते हैं। फोनॉन जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ साउंड है, और वाइब्रेशन, जहाँ भी वाइब्रेशन होता है, जो कि वाइब्रेशन होगा तभी साउंड क्रिएट होगा, तो वहाँ पर फोनॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ साथ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन ईयर 1911। अभी आपने देखा ना कि वो गोल्ड फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहाँ पर वो पाते हैं कि कुछ ऐसा डेंस एरिया है जिससे कि कुछ 20,000 में से कोई एक जो अल्फा पार्टिकल है वो टकरा रहा है और वापस बाउंस बैक हो जा रहा है, यानी लौट आ रहा है। तो इससे उन्हें पता लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा डेंस एरिया है, और इस पर और ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं। तो इस चीज़ की वो हाइपोथेसिस देते हैं कि बीच में कोई ऐसा सघन पार्ट है जिसे कि हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, जो कि मैक्सिमम मास को और मैक्सिमम डेंसिटी को अपने अंदर कवर करता है। तो ये सब जो डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन क्या होता है देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances in which the relative quantities of solute and solvent can change continuously to a certain extent at a certain temperature. For example, after adding some sugar to water, sugar become invisible in water, that is dissolved and transparent homogeneous mixture of sugar and water is formed. सीधी बात है, चीनी पानी मिलाकर देख लीजिए। इसमें आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक, मतलब आप घोल किसको रहे हैं और घोलने वाली चीज़ क्या है, ये 2 चीज़ें आपको बताने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि वाटर कंटेन मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल, अमोनिया। वाटर में आप
सिर्फ चीनी ही नहीं मिलाते, बल्कि आप सोडियम क्लोराइड यानी नमक मिला सकते हैं, क्लोराइड, इसके अलावा अल्कोहल मिला सकते हैं, अमोनिया मिला सकते हैं, तो उससे भी सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब द प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आर सिमिलर एंड ईच पार्ट एक्सहिबिट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। जनरली द केमिकल नेचर ऑफ इट्स कंपोनेंट डज नॉट चेंज आफ्टर सॉल्यूशन इज फॉर्म। यहाँ पर क्या होता है कि जो केमिकल नेचर है इन पूरे कंपोनेंट्स का वो चेंज नहीं होता है। तो केमिकल नेचर नहीं चेंज हो रहा है तो ये क्या है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन, ये असल में फिजिकल चेंज है। ये परमानेंट होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं आमतौर पे। इन सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इन सच अ वे दैट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट वन फ्रॉम अनदर। वो इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं ना कि आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, वो संभव नहीं हो पाता। इसके साथ ये भी है कि द सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कैन नॉट क्रॉस बी फिल्टर्ड थ्रू द ब्लोटिंग पेपर। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, इसे आपने देखा। अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, बाय डिफिनीशन देख लीजिए। तो द सबस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन हुज बेसिक फिजिकल स्टेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द अदर सबस्टेंस दैट इज डिजॉल्व सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंटेन वाटर। सॉल्वेंट और शुगर जो है वो सॉल्यूट है, वाटर क्या है वो सॉल्वेंट है, शुगर जो है वो सॉल्यूट है। फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि लिक्विड ही हो, लेकिन ज़्यादातर जो सॉल्यूशन आप देखते हैं वो लिक्विड ही होता है, लेकिन ये तीनों स्टेट में हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। मतलब आप वाटर में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला ले रहे हैं, तो वो क्या है, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। या आप साल्ट मिला लीजिए तो सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। एयर जो है वो गैसियस सॉल्यूशन है ना, उसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। और बहुत सारे एलॉय जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि आप ब्रास बना रहे हैं तो ब्रास में आप क्या करेंगे, कॉपर मिलाएंगे और जिंक मिलाएंगे, 70% कॉपर 30% जिंक, तो वो आपका सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन हो जाएगा, इससे मेटल तैयार होते हैं। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो प्रोमिनिएंट है ज़्यादातर, मतलब इनमें दिखाई देते हैं। जैसे कि मैटर की तीनों स्टेट है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप सॉल्यूशन किस रूप में देखते हैं, वो लिक्विड के रूप में देखते हैं। अब सॉल्वेंट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है वो आपको बताने की कोशिश की गई। तो यहाँ बताया गया कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी ड्रग्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इन इनहाइड्रस वॉशिंग, मतलब जहाँ पे आप सूखी धुलाई करवाते हैं वहाँ पे सॉल्वेंट जो है जैसे कि बेंजीन और पेट्रोल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं ना, खासतौर पे जो वुलन या सिल्क क्लोथेज होते हैं, उसमें ये हिदायत होती है कि इसे हाथ से और वॉशिंग मशीन में नहीं धोना है, इसके लिए ड्राई क्लीन चाहिए। तो उसमें जो काम आने वाले सॉल्वेंट हैं उनके बारे में कहा गया। इसके अलावा जो परफ्यूम इंडस्ट्री है वहाँ इसका इस्तेमाल होता है, और डिजॉल्विंग डाइज में या लिक्वर में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत तरह के ड्रिंक और फूड आइटम बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो अ सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन विच एलिमेंट्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी रीअपियर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और इट्स मेन पर्पज इज टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री बाय प्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू वन क्लास। इसमें कुल मिलाकर आपको ये प्रयास किया गया है, मतलब ये सुविधा देने का प्रयास किया गया है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं उनको एक पास रखा जाए, ताकि आप ढूंढें तो एक पास मिल जाए। जैसे कि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी वाले एक पास हैं, या जिनके अंदर कोई खास एक गुण पाया जाता है, जैसे कि गैसियस प्रॉपर्टी है उसमें कोई खास क्वालिटी है उनके अंदर, तो उन्हें एक पास रखा गया है। इन्हें हम देखेंगे आगे। अब इसके बाद एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स के हैं उनमें शुरुआत कहाँ से होती है, एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। तो टू मेक अ सिंपल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, क्लासिफाइंग एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड रिकरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि साइंस जो है वो एक स्पेसिफिक नॉलेज है और इसमें हम एक सीक्वेंस में एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री में ये जो एलिमेंट्स हैं ये बिखरे रहे, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसकी भी सिस्टमेटिक स्टडी आवश्यक है। तो इसका अरेंजमेंट किया गया है, और वही जो अरेंजमेंट है उसे हम पीरियोडिक टेबल के रूप में देखते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल एकदम से सामने नहीं आई, इसके लिए कोशिशें जो है वो काफ़ी पीछे से हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि 1892 में डोबरनियर आते हैं, ठीक है, डोबरनियर नाम के साइंटिस्ट आते हैं, और इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाइड करने की कोशिश की, और उसके बाद इन्हें 3-3 के ग्रुप में बांटा, ठीक है, 3-3 के ग्रुप में इन्हें डिवाइड कर दिया, और ये जो 3 के ग्रुप थे इनको ट्रायड्स कहा गया, त्रिक कहा गया। और इसके बाद आते हैं न्यूलैंड, इनका जो ऑक्टेवियस का रूल है उसे आप देखते ही हैं, 8-8 के ग्रुप में बांटा गया। और इसमें जो एटॉमिक वेट है, मतलब 8 के ग्रुप का मतलब ये है, यहाँ ये कहा गया कि विच ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू यहाँ आप देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स।
यहाँ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में इन्हें अरेंज किया गया था। हमने जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है उसके ऑर्डर में अरेंज किया है। यहाँ जो न्यूलैंड है उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक वेट के ऑर्डर में इनको अरेंज किया, और इन विच ईच 8th एलिमेंट शोड सिमिलरिटी विद द फर्स्ट एलिमेंट। इसमें क्या होता था, पहले एलिमेंट से जो 8वां एलिमेंट होता था वो अपनी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दर्शाता था। ये था आपका न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, लॉ ऑफ ऑक्टेवियस। इसके बाद आप 1869 में चले आइए। ये जर्मन साइंटिस्ट है, इनका नाम है लोथर मेयर। इन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया, क्लासिफाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और स्पेशली देयर एटॉमिक वॉल्यूम इन विच एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एज्यूम द सेम पोजीशन। लोथर मेयर जो है ये पूरा एक कर्व प्लॉट करते हैं, एक कर्व डिज़ाइन करते हैं बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, और विथ शोड सिमिलरिटी बिटवीन एलिमेंट विद द सर्टेन स्टेट। अब माफ कीजिएगा, सर्टेन स्टेट। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें कि एटॉमिक वॉल्यूम को रखा गया, मेल्टिंग पॉइंट है, या तमाम जो आप देख रहे हैं, इनमें सिमिलरिटी को आधार बनाया गया। मतलब जो एलिमेंट्स हैं अगर इनमें अपना सिमिलर बिहेवियर दिखा रहे हैं तो उनको एक साथ रखने की कोशिश की गई। इसके बाद द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन क्रेडिटेड टू डेमेत्री मेंडलीव। डेमेत्री मेंडलीव जो है उनको इसका पूरा श्रेय दिया जाता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने में। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल है, इसके अलावा मेटलॉइड है, ये सब है क्या। इन एडिशन टू डिस्प्लेइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू SPDF ब्लॉक्स, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक, और उसके बाद उसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। तो वो ऑर्बिटल वाला SPDF होता है। यहाँ पे जो ब्लॉक हैं, पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक हैं, उनकी बात हो रही है। The elements can be divided into metals and non-metals. Metals comprise more than 78% of all known elements and appear on left side of the periodic table. अगर आप periodic table में देखेंगे तो ये left side में आपको appear होंगे, यानी दिखाई देंगे ज़्यादातर। और metals are usually solids at room temperature. ज़्यादातर ये solid होते हैं, कुछ इसमें exception है जैसे कि मरकरी है और गैलियम है। Metals usually have high melting and boiling point. They are good conductor of heat and electricity. सीधी बात है। They are malleable. इन्हें ये जो मतलब मेटल है ये कैसे होते हैं, ये मेलेबल होते हैं, मतलब कैन बी फ्लैटेंड इनटू शीट्स बाय हैमरिंग। अगर आप हैमर का यूज़ करें तो इन्हें आप एक शीट के रूप में फ्लैट बना सकते हैं, ढाल सकते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, आप इन्हें खींचकर तार के रूप में बना सकते हैं, इनसे वायर बना सकते हैं। और मोर नॉन मेटालिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटालिक है उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, वो नॉन मेलेबल होते हैं, आप उन्हें तान नहीं सकते, उनको प्लेट के रूप में आप क्रिएट नहीं कर सकते या उनसे वायर नहीं खींच सकते। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि द एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, इस तरह के जो है बॉर्डरिंग दिस लाइन एंड रनिंग डायगोनली अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल शो प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी जो है वो मेटल की पाई जाती है और कुछ जो है नॉन मेटल की पाई जाती है, लेकिन पूरी तरह से ये किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होते हैं। तो ये बीच के होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सेमी मेटल्स या मेटलॉइड। समझे? तो यहाँ मेटलॉइड कौन है ये आपने देखा। मेंडलीव की चर्चा एक बार फिर से कर लेते हैं, वहाँ थोड़ी सी चर्चा की थी। अब उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे और कुछ आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब डिफिनीशन देखेंगे। तो मेंडलीव जो है इन्होंने अरेंज किया था 63 एलिमेंट्स को। उस जमाने में 63 एलिमेंट्स थे, अभी जो है वो 100 से ज़्यादा है। संख्या कितनी है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मेंडलीव ने अरेंज किया था 63 एलिमेंट्स को, नोन अप टू दैट टाइम इन पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें मेंडलीव ने अरेंजमेंट किया था, और अभी हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करना अब ज़रूरी हो गया है, तो इसमें योगदान है मोजले का और ये समय है 1913 का। अरेंज द एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, जो कि आज के समय तक चला आ रहा है। इट स्टेट्स दैट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसी आधार पर एटॉमिक नंबर को बेहतर समझा गया अरेंजमेंट के लिए। मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये तो हमने पीछे ही देखा है। तो जो मोजले का अरेंजमेंट है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल था। अब यहाँ चर्चा करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द मैक्सिमम, माफ कीजिएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड। ध्यान दीजिएगा, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है और ये रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड
न्यूट्रल गैसियस एटम और मॉलिक्यूल। कोई आइसोलेटेड आपका न्यूट्रल गैसियस एटम या मॉलिक्यूल है और वो लूजली बाउंड है, मतलब माफ़ कीजिएगा, यहाँ ये बताया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में ऊपर नीचे हो गया है, उसको सीधा कर दिया जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी असल में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसमें ये कहा गया है कि आप क्या करना चाह रहे हैं इस एनर्जी का उपयोग करके। जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, और ये लूजली बाउंड कहाँ पे है, तो एक न्यूट्रल गैसियस एटम या मॉलिक्यूल के अंदर ये बहुत ही ढीले तरीके से बंधा हुआ है, मतलब वहाँ से आराम से निकाला जा सकता है। तो उसको वहाँ से मुक्त करने के लिए जितनी न्यूनतम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वही है आयनाइजेशन एनर्जी। समझे? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की एक अच्छी वाली डिफिनीशन है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसको हिंदी में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता यह है कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल सेपरेटेड गैसियस एटम। यहाँ पर सेपरेटेड गैसियस एटम को लिया गया है जिसमें कि जोड़ना और निकालना आसान हो, आसानी जहाँ पर हो, तो उसको लिया गया है। गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑफ दैट एटम। तो अब यहाँ क्या होता है, इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। वाइल इन अ ग्रुप, ये तो पीरियड की बात हुई। ग्रुप में क्या होता है कि वैल्यू डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर जो वैल्यू है उसकी डिक्रीज करती है। द एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माफ कीजिएगा, ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। यहाँ आप देखिए एक्सेप्शन कुछ जगह पे केमिस्ट्री में होते हैं जो कि आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड के, उनकी ज़्यादा होती है तुलनात्मक रूप से दूसरे पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके। मतलब यहाँ वजह क्या है, दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड। जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं उनका साइज स्मॉल होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट। अगर हैलोजन के पूरे परिवार को देखें तो उसमें क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसी क्रम में जितनी भी इसकी हैलोजन बहने हैं उनमें अगर आगे बढ़े तो उनकी कम होती जाती है। जैसे क्लोरीन से कम होती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन से कम होती है ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से कम होती है आयोडीन की। यहाँ पे आप इनका सीक्वेंस देख रहे हैं। मेटल्स को देख लेते हैं। मेटल के साथ नॉन मेटल और उनके कंपाउंड मिनरल जो ओर इत्यादि हैं उनको देखेंगे। तो द एलिमेंट विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोवाइड कैटायन इज कॉल्ड मेटल। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और एक कैटायन बनाता है, कैटायन को प्रोवाइड कराने की क्षमता रखता है, उसको हम कहते हैं मेटल। इन द पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर लोकेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड मिडिल। ये ज़्यादातर मिडिल में है या फिर लेफ्ट साइड में अरेंज किए हुए। आल्सो द एलिमेंट विच आर लोकेटेड एक्सट्रीमली लेफ्ट द मोर मेटालिक प्रॉपर्टी। इनके पास सब, इसमें आप ऐसे ही देख सकते हैं, जो ज़्यादा लेफ्ट में रखे गए हैं उनके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, मतलब वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मेटालिक नेचर के। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मेलेबल होते हैं, टेंसाइल होते हैं, एकॉस्टिक होते हैं। आप इन्हें पीटेंगे तो टन टन की आवाज़ होगी, मतलब अच्छी ध्वनि निकलेगी। और इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट इन बोथ सॉलिड एंड मॉल्टेन स्टेट। ऐसा नहीं है कि अपनी सॉलिड स्टेट में ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करा सकते हैं। अगर आप इन्हें पिघला देते हैं, लोहे को आप सॉलिड स्टेट में रखिए, मतलब उसका एक रॉड ले लीजिए या उसको पिघला दीजिए, आप किसी कंटेनर में भर दीजिए, दोनों ही कंडीशन में उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो खूब आराम से फ्लो करेगा। तो इसकी मॉल्टेन स्टेट जो है उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो आराम से ट्रांसफ़र हो सकती है या वहाँ से ट्रेवल कर सकती है। तो मेटल और उनके कंपाउंड मिनरल और ओर को एक साथ देख लेते हैं। अर्थ की जो क्रस्ट है वो मेन सोर्स है हमारे लिए एलिमेंट्स का। जो एलिमेंट्स हैं हमें ज़्यादातर वहीं से मिलते हैं। एमंग नॉन मेटल्स ऑक्सीजन एंड देन सिलिकॉन, एंड एमंग मेटल्स एल्यूमिनियम इज फाउंड इन एविडेंट क्वालिटी, माफ कीजिए, एविडेंट क्वांटिटी इन द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की जो क्रस्ट है, हमारी अर्थ 3 लेयर से बनी हुई है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वही हमें ज़्यादा अच्छे से मालूम भी है और वहीं से हम ज़्यादातर चीज़ों को प्राप्त भी करते हैं। ज़्यादा गहराई से कुछ भी निकालना संभव नहीं है। तो जो अर्थ की क्रस्ट है वहाँ अगर देखें तो नॉन मेटल में ऑक्सीजन जो है वो एविडेंट अमाउंट में है, उसके अलावा सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम भी जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। इन नेचर मेटल्स आर फाउंड इन 2 स्टेट। एक तो फ्री स्टेट इनकी होती है, कोई कंपाउंड वगैरह नहीं बनाते हैं, अपनी मुक्त अवस्था में होते हैं, और दूसरा ये कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब कंबाइंड स्टेट में एक्चुअली पाए जाते हैं। ये कंपाउंड बनाए रहते हैं बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ। तो यहाँ बात यह है कि यहाँ आप देखें, इन नेचर द अकरेंस ऑफ एनी मेटल डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब वो कितना केमिकली रिएक्टिव है, उसके अंदर रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, वो इस बात को तय करेगा कि ये कंपाउंड बनाएगा, मतलब कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा, कंपाउंड स्टेट में पाया जाएगा या फिर फ्री स्टेट में पाया जाएगा। अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कंपाउंड बनाएगा और हमें उसे फिर कंपाउंड से उसके, मतलब उसके जो दूसरे तत्व के साथ बना हुआ कंपाउंड है उससे उसे अलग करना पड़ेगा, तब हमें मेटल प्राप्त होगा। और फ्री स्टेट में तब पाया जाएगा जब उसके अंदर रिएक्टिविटी कम होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख रहे हैं
कि कॉपर, सिल्वर, आयरन जो है वो ज़्यादातर वैसे तो बोथ स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड बनाए रहते हैं, मतलब फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों ही इनकी होती है। लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, आराम से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये ज़्यादातर प्रकृति में अगर हमें मिलते हैं तो फ्री स्टेट में मिलते हैं। मिनरल्स कौन होते हैं? तो जिनको माइनिंग करके निकाला जाए, माइनिंग के द्वारा प्राप्त किया जाए, वो मिनरल्स हैं, और ये अर्थ की क्रस्ट से खोद कर निकाले जाते हैं। ओर्स जो होते हैं ये क्या है? तो ये ऐसे मिनरल, ये असल में ओर जो है ना ये मिनरल ही होते हैं, लेकिन मिनरल्स कैसे होते हैं? फ्रॉम विच इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मेटल्स और जेम्स कैन बी एक्सर्टेड आर नोन एज ओर्स। मतलब ऐसे ये पदार्थ होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि माइनिंग करके निकाले जाते हैं, जिनसे कि हम बेनिफिशियल मेटल निकाल सकते हैं या बहुत सारे जेम्स प्राप्त कर सकते हैं, रत्नों की प्राप्ति कर सकते हैं। जनरली मेटल्स अकर इन स्टेट ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड्स एंड सल्फेट्स। इनका जो स्वरूप है, कंपाउंड बनाते हैं तो कैसे पाए जाते हैं, वो आपको बताया जा रहा है। अगली जो डिफिनीशन है वो नॉन मेटल्स की है, उसको भी देख लेते हैं। तो द एलिमेंट्स विच डू नॉट एक्सहिबिट द मेटालिक कैरेक्टर आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल सबस्टेंस फाउंड इन लिक्विड स्टेट, है ना। तो इसमें अलग अलग चीज़ की बात की गई है। इसके साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सम गैसियस नॉन मेटल, है ना। ये सम गैसियस नॉन मेटल है, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं और ये नॉन मेटल है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये क्या है? ये सॉलिड नॉन मेटल है। और नंबर ऑफ नॉन मेटल जो है ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट है, मतलब बहुत छोटी मात्रा में ये पाए जाते हैं तुलनात्मक रूप से मेटल्स के, लेकिन इनका जो रोल है डेली लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी ज़रूरत भी हमें उतनी ही लगती है जितनी कि मेटल्स की लगती है। नॉन मेटल जो है ये ब्रिटल होते हैं, शाइनलेस होते हैं, एडेसिव, नॉन एडेसिव होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, आमतौर पे बैड कंडक्टर होते हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ्लो कराना आसान नहीं होता है। मरकरी ये सोल मेटल है। ब्रोमीन जो है ये नॉन सोल, मतलब सोल मेटल में आप देख रहे हैं मरकरी को, और बाकी ब्रोमीन को देख रहे हैं सोल नॉन मेटल के तौर पे। ये दोनों ही जो है ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। और कुछ नॉन मेटालिक गैसेस जैसे कि इनर्ट गैसेस में आप देख रहे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब जो है। अब इसमें रेडॉन जो है वो इनर्ट है, लेकिन उसके बावजूद रेडियो एक्टिव होती है। तो ये कुछ फुटकर चीज़ें आपने देखी।